लास्ट में बेटा हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था कि जो ग्लास स्लैब होता है उसका यूज करके अगर उसको हम किसी एक साइड में पेंट कर दें तो उसका यूज करके हम कैसे जो है इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आज हमको जो डिस्कस करना है वो है टीआईआर। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है लैटरल लैटरल डेविएशन, तो उसको मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा। तो आज हमको देखना है लैटरल डेविएशन, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिर लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें प्रिज्म को देखेंगे। ठीक है। बेटा यहाँ से पहले तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। किसी कुछ पूछना है तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े बेटा। यस सर। बेटा अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा और हम अभी स्टार्ट करते हैं लैटरल डेविएशन। हमारा हेडिंग होगा लैटरल डेविएशन, मतलब बस एक टॉपिक है, इसको इसलिए पढ़ लेना है। तो इसमें क्या है कि मान लो कि हमारे पास कोई एक स्लैब है। अब की बार का जो स्लैब है वो कुछ ऐसा है जैसा आपको दिख रहा है। इसमें क्या होना है कुछ ऐसा, इसमें क्या होना है कि लाइट इंसिडेंट करेगा। लाइट इंसिडेंट जब करेगा किसी एक फेस पे करेगा, दूसरे फेस से ये बाहर निकलेगा, इमर्ज आउट करेगा। तो हमको ये बताना होगा कि जो इमर्जिंग आउट लाइट रे है उसके ऊपर दो बातें। पहली बात तो ये कि जो फाइनल इमर्जेंट रे होगा वो इंसिडेंट लाइट रे के पैरेलल होगा। पहली बात तो ये बतानी होती है। और दूसरी बात ये बतानी होती है कि जो यहाँ पे डेविएशन होगा वो रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे अवे होगा या 90 डिग्री पे कुछ होगा। इसलिए इस हम डेविएशन को लॉन्गिट्यूडिनल के बजाय लैटरल बोलेंगे। तो ये लैटरल डेविएशन कितना होगा, तो दो बातें हमको यहाँ पे निकालनी है, सॉल्व करनी है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें सबसे पहले आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको एक स्लैब जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसमें आपको ये जो थिकनेस है ये आपको टी दिया होगा। ये वाला ये आपको टी दिया हुआ है। दो फेस हैं जहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, एक होगा फेस ए बी जैसा आपको दिख रहा होगा और दूसरा फेस होगा ये सी डी। लाइट इंसिडेंट होगा ए बी फेस से और फाइनली इमर्ज आउट होगा सी डी से। तो इंसिडेंट कराते हैं लाइट रे, ये लाइट रे है, इंसिडेंट हुआ। जब यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा मैं फ्लैट गिराता हूँ क्योंकि डेंसर में जा रहा है, तो हमको थोड़ा सा मौका मिल जाएगा बात करने का। हाँ, तो ये लाइट इंसिडेंट हुआ। अब देखिए इसमें अगर हम नॉर्मल देखें, ये अगर नॉर्मल है तो रिफ्लेक्टेड लाइट जाहिर सी बात है नॉर्मल की तरफ झुकेगा, ऐसे नॉर्मल की तरफ झुका, आगे बढ़ा आगे बढ़ा, यहाँ फिर से इसको एक इंटरफेस दिखा। तो ये क्या करेगा, ये चूंकि डेंसस लेयर में जा रहा है थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा। अब देखिए मुद्दा यहाँ पे ये है कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो और ये आर, तो चाहे तो हम इस पे चाहे तो स्नेल्स लॉ लगा सकते बड़े आराम से। दूसरा ये वाला एंगल जो होगा वो आर होगा। कारण कारण ये है कि पहला अगर नॉर्मल रिएक्शन n1 और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन अगर n2 है, तो अब ध्यान दें ये जो लाइट इंसिडेंट हुई है जो मतलब डेंसर मीडियम में चल रही है वो खुद के पैरेलल है और n1 और n2 आपस में पैरेलल है। तो ये जो एंगल होता है पैरेलल लाइन के बीच में ये सेम बनेगा, मतलब ये एंगल आर और ये एंगल आर, ऐसे दो लाइन के बीच में एंगल है जो आपस में पैरेलल है। तो ये एंगल क्या होंगे, सेम। तो ये एंगल आर ऑटोमेटिकली सेम होंगे। ये एंगल को मैंने ई कह लिया, ये जो एंगल आपको दिख रहा है इसको मैंने ई कह लिया। और हमको ये अगर दिखा देना हो कि आई और ई बराबर है तो हमको मालूम चल जाएगा कि जो इंसिडेंट रे है और फाइनल इमर्जेंट रे है, इसको मैंने कहा है इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, और ये नीचे वाला जो फाइनल निकल रहा है बाहर वो है फाइनल इमर्जेंट रे। सर फैजान को ऐड कर लीजिए।
लेट से शुरू होने के बाद भी सही टाइम पे क्यों नहीं आ पाते? को भेज दो साथ में तो मिला दिया करेंगे। बेटा थोड़ा सही टाइम पे आइए जिससे कि क्लास सही टाइम से आप स्टार्ट कर पाए। अरे सर नेट पे प्रॉब्लम है यहाँ पर बहुत ज्यादा। ओके ओके, पहले से व्यवस्था बना लो बेटा। गांव आया हुआ हूँ सर। ओके, तो बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है कि मैंने यहाँ तक क्या बातें बता दी? सही है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, ये जो डेंसर मीडियम है, इस डेंसर मीडियम का मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोल देता हूँ। अगर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दूं तो ए बी और सी डी इन दोनों फेस पे मैं स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ। तो लिखा मैंने बाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाना है हमको। पहले लिखते हैं ऑन फेस ए बी फेस पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन आई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन आर। बताओ बेटा, ये स्नेल्स लॉ लगाया अगर हमने ए बी फेस पे तो कोई दिक्कत किसी को? No, sir. आगे बढ़ते बेटा, ऑन फेस सी डी फेस पे भी स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो बेटा देखना, म्यू की तरफ आर है तो मैं लिखूंगा म्यू टाइम्स ऑफ साइन आर इज इक्वल टू, ई की तरफ एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1, दैट विल बी साइन ई, क्योंकि म्यू इसका 1 है। तो बताओ ये दूसरे फेस पे स्नेल्स लॉ समझ में आया सबको? यस सर। अब देखो बेटा, Sir. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ध्यान से देखो तो क्या लगता है, म्यू साइन आई और म्यू साइन आई दोनों में कॉमन दिख रहा है? सबको दिख रहा होगा। इसका मतलब मैं अगर बात करूं बाई 1 एंड 2 तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई साइन आई शुड बी इक्वल टू साइन ई। बताओ बेटा, सब एग्री कर रहे हैं? Yes, sir. इसलिए एंगल आई और एंगल ई ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखना बेटा ध्यान से, यहाँ पे ये एंगल आई और यहाँ पे फाइनल इमर्जेंट एंगल ई ये दोनों बराबर है। अब दोनों है किससे एंगल? दोनों नॉर्मल से एंगल है। नॉर्मल किसके? ये देखो, ये दोनों फेस ए बी और फेस सी डी इन दोनों पे नॉर्मल तो एक ही होगा ना। अब सोचो, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये सेम है, ये एंगल हमने यही तो निकाला है कि सेम है, तो जाहिर सी बात है ये वाला लाइट रे और ये वाला लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल होगा, और यही हमको बताना था, और ये हम लाइन की तरीके से यूज करेंगे। बेटा मैंने क्या करा कि ये N1 और N2 दोनों ही सेम लाइन है। क्यों? क्योंकि दोनों ही फेस ए बी और फेस सी डी के 90 डिग्री पे है, नॉर्मल है दोनों। अगर ऐसा है तो दोनों लाइन सेम है। बेटा आवाज आ रही है अपनी तरफ से? बेटा अपनी तरफ से माइक ऑफ कर लीजिए। N1 और N2 दोनों ही AB और CD पे नॉर्मल है। हाँ, और देखो दोनों क्या है, AB और CD दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए N1 और N2 एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और अगर N1 N2 एक दूसरे के पैरेलल हुए और उनसे कोई लाइन सेम एंगल बना रहा है, इसका मतलब वो आपस में पैरेलल होगा। तो मिला जुला के मैं कहानी क्या कहना चाह रहा हूँ? कहानी ये कहना चाह रहा हूँ कि I और E अगर सेम है तो N1 और N2 एक दूसरे के पैरेलल हैं। इस कारण ये जो लाइट रे है इंसिडेंट वाली, ये और ये जो लाइन फाइनल वाली है ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इंसिडेंट रे और फाइनल इमर्जेंट रे एक दूसरे के क्या हो गए? पैरेलल। बेटा ये लाइन समझ में आई कि मैं क्या कह रहा हूँ कि आई और ई N1 N2 से अगर सेम एंगल बना रही है तो पैरेलल होगा। ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? Yes, sir. तो बेटा एक डिडक्शन मैंने किया कि ये जो रिलेशन 3 में देख रहा हूँ ये कह रहा है कि बाई रिलेशन 3 we can say that, हम ये कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे एंड फाइनल इमर्जेंट रे, इंसिडेंट एंड फाइनल इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल।
पैरेलल इंपॉर्टेंट हो जाएगा टू ईच अदर। बेटा ये हमेशा होगा कि जो इंसिडेंट लाइट रे होगा और जो फाइनल इमर्जेंट लाइट रे होगा वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो ये हमको याद रखना है, ये जो लाइन हमने देखा है शुड रिमेंबर। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं है, फिर भी बेटा समझ में आया कि इसको हमको याद रखना है कि इंसिडेंट लाइट रे ये वाला और फाइनल इमर्जेंट लाइट रे ये वाला, ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। जल्दी से भाई ओके बोलो, आगे बढ़े। यस सर। सर। अब हमको यहाँ पे देखना है एक डेविएशन। देखो डेविएशन में क्या कैसे क्यों होगा। देखो अगर ये स्लैब ना होता, यानी ए बी सी डी पूरा स्लैब ना होता तो क्या होता। देखो लाइट रे ऐसे जाती, ऐसे इंसिडेंट हुई थी, ऐसे चली जाती, ना। जो पहले फेस ए पे गिरी है उसी फेस ए बी पे गिर के बिना कोई डेविएशन वगैरह ऐसे सीधे निकल जाती है ऐसे। पर ये ऐसे नहीं गई, ये गई कैसे, ये गई ऐसे ऐसे। इसका मतलब इस स्लैब के होने से लाइट रे ऐसे जाएगी जैसा अभी हमको दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रे यहाँ यहाँ जानी थी, ऐसे ऐसे जानी थी और ऐसे चली गई। आप देखिए शिफ्ट देख पा रहे हैं, मुझको लग रहा है शिफ्ट ये हुआ। फिर आप देखिए क्या यही आपको समझ में आ रहा है, ये शिफ्ट हुआ। देखो बेटा ये शिफ्ट सबको दिख रहा है। यस सर। अगर अगर ये शिफ्ट की अगर बात करें तो देखो आप, ये जो पहले वाला लाइट रे है जो अनडेविएटेड ऐसे जाता, उससे जो लाइट रे गई है ये वाली, क्या नहीं लगता कि परपेंडिकुलरली इधर शिफ्ट हुई है। इसलिए यस सर। ये परपेंडिकुलर शिफ्ट ऐसे होने के कारण इसको हम लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे या लैटरल शिफ्ट बोलेंगे, लेटरल। लैटरल शिफ्ट बोलेंगे। तो यही लैटरल शिफ्ट एस हमको बताना है, यही लैटरल शिफ्ट एस कितना होगा यही हमको बताना है। ठीक है, तो बेटा एस के बारे में अगर हम बात करें तो देखो जरा इस ट्रायंगल के बारे में। इस ट्रायंगल को मैं कह लेता हूँ ए बी सी। अगर ए बी सी ट्रायंगल को अगर ध्यान से आप देखो तो मैं ये एंगल ए बड़े आराम से बता सकता हूँ। क्या आप भी बता सकते हैं बेटा? एंगल ए पे जरा ध्यान से देखें, मुझको ये एंगल ए लग रहा है आई माइनस आर। क्या आप लोगों को भी यही लग रहा है? बताएं एंगल ए। बताएं बेटा, क्या ये एंगल ए सबको यही दिख रहा है? बेटा सबको मेरी आवाज आ रही है? अब बेटा सही है, आवाज आ रही है सबको और स्क्रीन भी मिल रहा है। यस सर। अच्छा, तो बेटा मैं यहाँ पे बेटा मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि ये जो ट्रायंगल मैंने अभी भी बनाया है शिफ्ट एस मुझको निकालना है। आप ट्रायंगल एबीसी को देख पा रहे हैं आप लोग बेटा? सभी लोग ट्रायंगल ए में ये ए वर्टेक्स है, ये सी है, ये बी। आप ट्रायंगल एबीसी देख पा रहे हैं? यस सर। ओके, अब देखिए बेटा जरा वर्टेक्स ए का जो एंगल है क्या वो आई माइनस आर होगा, ये आपको समझ में आ रहा है? देखना बेटा जरा, ये वाला एंगल इतना, इतना एंगल इतना, क्या आई माइनस आर दिख रहा है? यस सर। यस सर। नहीं दिख। कोई ऐसा है बेटा जिसको नहीं दिख पा रहा है? देखो ये टोटल एंगल है आई। बताओ एग्री हो बेटा? कहेंगे कैसे मालूम? तो देखो ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच का एंगल ये वाला और ये वाला सेम होगा ना, इसलिए चूंकि ये वाला आई है इसलिए ये कितना होगा, आई होगा। तो ये एंगल कितना हमने डिसाइड कर लिया कि ये वाला एंगल होगा आई। कौन सा वाला? ये वाला आई। और इतना वाला आपको आर दिख ही रहा है, तो जो बचा ये वाला वो कितना हुआ, आई माइनस आर। बताओ बेटा सही है? सही है? यस सर। बता देना भाई, नहीं तो क्या पता नेटवर्क ही कट जाए। तो मैंने ये एंगल बता दिया आई माइनस आर। दूसरा देखो एंगल बी पे, क्या ये एंगल 90 डिग्री है?
जी सर। तो अब सोचो, अगर ये डिस्टेंस यानी AC डिस्टेंस अगर D हो जाए, अगर AC डिस्टेंस D हो जाए, तो क्या मैं S D के टर्म में बता सकता हूँ? बड़े आराम से देखो, ये वाला जो लेंथ होगा I माइनस आई आर के कारण, ये जो ट्रायंगल है ABC, उसमें B चूंकि 90 डिग्री है, इसलिए AC क्या हुआ? हाइपोटेनस। AC हाइपोटेनस हुआ तो उसको हम कंपोनेंट वाइज रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये डिस्टेंस AB कितना हो जाएगा, हालांकि हमको बताना नहीं है, अगर AB डिस्टेंस बताना हो तो हो जाएगा D cos I माइनस आर, D cos I माइनस आर। बताओ बेटा, एग्री हो? और यस सर। और ये जो CB लेंथ है वो क्या हो जाएगा? D cos सॉरी D sin साइन आई मैंने। I माइनस आर। सही बेटा, यानी हम सिर्फ बता सकते हैं, बशर्ते हम D बता दें। तो हमारा पहला काम हुआ D बताने का। तो D बताने के लिए मैं आगे बढ़ता हूं और एक दूसरा ट्रायंगल बनाता हूं, जरा वो देखिए बेटा। अभी तक तो सबको समझ में आ गया ना, जो मैंने बोलना चाहा कि शिफ्ट क्यों D sin I माइनस आर होगा? यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब देखो बेटा, एक ट्रायंगल का नाम मैं और बनाता हूँ। एक ट्रायंगल हुआ AEC। AEC अब सबको दिख रहा है बेटा? जी सर। अब AEC में जरा ध्यान से देखना, AC जो होगा वो होगा हाइपोटेनस। AC होगा वो हाइपोटेनस। R एंगल हमको मालूम ही है, तो हम क्या D और T को रिलेट कर सकते हैं? तो बड़े आराम से, जरा देखो, मैं D और T को रिलेट कर रहा हूँ। मैं ये करूंगा कि ACE ट्रायंगल में AC जो है दैट इज D, ये हाइपोटेनस है। तो ये लेंथ D के टर्म में क्या हुआ? तो मेरे हिसाब से ये हुआ D cos R। क्या बेटा ये समझ में आया? बताएं सब लोग जल्दी से। क्या मैं AE लेंथ को ये लिख सकता हूँ D cos R? Yes, sir. अच्छा, क्या D cos R हमारा T के बराबर है? यस सर। बस हमारा काम खत्म। D cos R हमने अभी भी निकाला, D cos R हमने अभी भी निकाला, T हमको चाहिए D। क्या हो जाएगा बेटा? T अपॉन cos R। तो सही बेटा। यस सर। अब हम शिफ्ट की बात कर लेते हैं। शिफ्ट दैट इज S, वो कितना लिखा था बेटा? D sin I माइनस साइन आई माइनस आर। D sin I माइनस R। अब ये D को कॉपी कर लेते हैं, तो शिफ्ट हो गया T अपॉन cos R इंटू sin I माइनस। ये शिफ्ट आ गया बेटा। हालांकि इसको याद रख लेंगे, लेकिन कोई फायदा ज्यादा होता तो नहीं है कि इस पे क्वेश्चन आ जाए। फिर भी अब चूंकि है तो हमने पढ़ लिया। इसको हम कौन सा शिफ्ट बोल चुके हैं बेटा? लॉन्गिट्यूडल या लेटरल? लेटरल। ये हुआ लेटरल शिफ्ट। ये लेटरल शिफ्ट हमने याद कर लिया। बताओ बेटा, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब अब बेटा एक इस पे क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। हालांकि इसके ऊपर मैं जैसा बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे आता नहीं है, पर चूंकि ये दिया हुआ तो मैं इस पे क्वेश्चन करा देता हूँ। एक बार क्वेश्चन इसके ऊपर देखा है। एक मिनट रुकिएगा बेटा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहा हूँ।
क्या सबको ये क्वेश्चन दिखने लगा? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो बेटा इसी शिफ्ट को लेके क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड द लेटरल शिफ्ट लिखा है फाइंड द लेटरल शिफ्ट find the lateral shift of a light ray while it passes through a parallel glass slab। अभी जो हमने पैरेलल ग्लास स्लैब की बात करी विद थिकनेस 10 सेंटीमीटर, तो बेटा 10 सेंटीमीटर आपको टी की वैल्यू दे दी गई है, आपको दिख ही रहा होगा 10 सेंटीमीटर टी की वैल्यू दे दी गई है। प्लेस्ड इन एयर द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन एयर इज 60, हमारे हिसाब से आई कितना हो गया 60 हो गया, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास इज 45, तो हमारे लिए आर कितना हो गया बेटा 45, ये हमको दे दिया गया। हमसे शिफ्ट पूछा है लेटरल वाला, तो क्या हो जाएगा बेटा शिफ्ट एस टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, ये हमने निकाला। तो टी हमको दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, साइन आई दिया है 60, आर दिया 45, तो 60 माइनस 45 कितना हुआ 15 डिग्री, सही बेटा, और कॉस 45 तो बेटा क्लियर है? यस सर। तो Yes, sir. इसको हमने सॉल्व कर लिया, हमारा काम चल जाएगा। तो बेटा इस तरीके से इसके क्वेश्चन होते हैं, पर इसके क्वेश्चन को ध्यान से या इसमें फॉर्मूला बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना कम भर का काम आपका चल जाएगा। बताओ बेटा यहाँ तक क्लियर है? ये हमने सॉल्व कर लिया। यस सर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके क्वेश्चन आते हैं, ये आपको आना चाहिए। तो इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, इसको शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। तो बेटा इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको रिफ्लेक्शन में जब बताया था तो साथ साथ रिफ्लेक्शन भी बताते चला था, और मैंने ये कहा था कि भाई ये जो रिफ्लेक्शन होते हैं, जो रिफ्लेक्शन होते हैं, ये दोनों ही बाउंड्री फिनोमेना होते हैं। याद है बेटा सबको? यस सर। तो Yes, sir. जहाँ पे भी लाइट रे के डायरेक्शन में कोई बाउंड्री दिख जाए, लाइट रे चल रहा है और उसके रास्ते में कोई भी बाउंड्री दिख जाए, तो ये जो दो प्रोसेस होते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों साथ साथ होने लगते हैं। मतलब जहाँ रिफ्लेक्शन होता है 100% वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, और जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है 100% वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। जैसे आपको मालूम बेटा कि जब आप बाल्टी जो पानी से भरा है उसके ऊपर आप अपना चेहरा करके देखें, तो आपको क्या लगता है, चेहरा आपको दिखता है या नहीं दिखता? दिखता है। दिखता है। Yes, ले, sir. लेकिन वो जो चेहरा आपको दिख रहा होता है वो चेहरे की क्वालिटी, और जब आप शीशे में देखते हैं वो चेहरे की क्वालिटी में कौन सी क्वालिटी आपको ज्यादा अच्छी दिखती है? जो शीशे में दिखता है। अब देखो शीशे में दिखने का मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि जो बाल्टी में पानी भरा हुआ उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है? रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन हुआ। तो आपका चेहरा कम कम क्वालिटी में क्यों दिखा, मतलब जो ब्राइटनेस होनी चाहिए जो आपको शीशे में दिखी वो क्यों नहीं दिखी? कारण इसका ये है कि आपका चेहरा जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट रे चली, पानी का जो बाल्टी का पानी भरा हुआ उसमें जो ऊपर का फ्री सरफेस है वो इंटरफेस का काम करा, यानी बाउंड्री का काम करा। वहां पे चूंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा है, तो आपकी जो लाइट एनर्जी आपके चेहरे से गई थी उसके तो दो पार्ट हो गए ना। एक पार्ट क्या हुआ होगा, रिफ्लेक्ट होकर उसके बॉटम में चला गया होगा, उसको तो आप देख ही नहीं पा रहे हैं, और दूसरा क्या हुआ, जो बचा हुआ पार्ट है वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक पहुंचा। तो भाई जो आपको आपकी आंखों तक पहुंचा उसका क्या हुआ, वो तो कम एनर्जी का रहा ना, वो तो डिवाइड हो गया, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक पहुंच रहा है। तो जाहिर सी बात है कि टोटल एनर्जी का कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन में तुमको दिख रहा है, इसका मतलब वो जो क्वालिटी होगी वो मेन क्वालिटी अगर केवल रिफ्लेक्शन होता तो उससे कम होगी, इसलिए आपको थोड़ा सा धुंधला दिखता है। अदरवाइज अगर हम कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि हमको टोटल
जो हमारे काम की चीज है यानी रिफ्लेक्शन उसमें दिख जाता, तो जितना शीशे में आपको दिखता उससे कई गुना ज्यादा अच्छा आपको कहाँ पे दिखता, आपको जो है उस बाल्टी से भरे हुए पानी में दिखने लगता। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों कभी भी अलग अलग नहीं होते, साथ साथ होते हैं, सिवाय एक कहानी के जो हम देखने जा रहे हैं। इसका नाम ये बेटा देखो, हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दो तो मैंने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लिखा है उसमें ये टर्म लिखा है रिफ्लेक्शन, यानी हम यहाँ पे टोटल क्या देखने वाले हैं, रिफ्लेक्शन। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों कहते हैं, क्या होता है उसको जरा समझेंगे। तो बेटा होता क्या है, जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करता है, डेंसर मीडियम से किसमें, रेयरर मीडियम में, तो कुछ स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमारा जो लाइट होता है उसका टोटल क्या होता है, टोटल रिफ्लेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि वहां पे रिफ्लेक्शन हम रोक देते हैं, नहीं, हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं तो मौजूद होती हैं, लेकिन वहां पे होता ही केवल रिफ्लेक्शन है। और चूंकि ये मामला भीतर का होता है, ये डेंसर मीडियम के भीतर का होता है, इसलिए हम यहाँ पे इंटरनल टर्म जोड़ देते हैं और मिला जुला के होता है। चूंकि टोटली रिफ्लेक्शन हो रहा है, नो रिफ्रैक्शन, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। वैसे तो रिफ्लेक्शन होना चाहिए था, लेकिन कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, केवल और केवल क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो हम कहते हैं भाई टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है। और चूंकि डेंसर मीडियम के भीतर ये सब हो जाता है, इसलिए हम टोटल वर्ड को मिला के बोलते हैं टोटल, क्योंकि भीतर होता है तो इंटरनल और रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन, तो सबको मिला दे तो कौन सा कॉन्सेप्ट बन गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कहानी ये है कि जब भी लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रेवल करता है, तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में जो टोटल लाइट इंसिडेंट हो रहा है बाउंड्री पे गिरने के बाद टोटली रिफ्लेक्ट हो जाता है, और इस कारण इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कभी भी हम पेंटेड सरफेस नहीं लेते, पेंटेड बाउंड्री नहीं लेते। यहाँ पे हम कहाँ से कहाँ ट्रेवल करें, ध्यान से देखें, डेंसर से रेयरर, इसका मतलब जो बाउंड्री होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, यानी लाइट रे एक तरफ से दूसरी तरफ तक जा सकती है, लेकिन वो जाती नहीं है। इसका तो रिफ्लेक्शन का पार्ट तो आपने नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि लाइट रे कहाँ से कहाँ ट्रेवल करनी चाहिए, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, डेंसर से रेयरर। अगर उल्टा हो गया कि नहीं रेयरर से डेंसर, काम नहीं चलेगा, केवल केवल क्या होना है, डेंसर से रेयरर। बताओ बेटा यहाँ तक की थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आई। यस सर। Yes, चल sir. अब इसको हम करके देखते हैं कि भाई ये पूरी कहानी में क्या समझाना चाह रहे हैं। तो देखो इसमें बेटा क्या है, इसमें मैं एक बाउंड्री लेता हूँ, फिर बड़ी सी बाउंड्री ली है, और नीचे और ऊपर में मैं क्या करता हूँ, इंसिडेंट लाइट रे वैसे मैं ऊपर से भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं नीचे से डाल रहा हूँ, ऊपर जगह कम है। तो इसमें लिखते हैं ऊपर रेयरर मीडियम और नीचे लिख दिया डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर और डेंसर मीडियम का म्यू डी। अच्छा म्यू आर म्यू डी अब हमारे फॉर्मूले में आएगा, इसलिए ये काम का होगा। अब मैंने क्या करा, ये जो इंटरफेस है, ये जो बाउंड्री है, उस पर ये जो येलो लाइन मैं डाल रहा हूँ वो मैं डाल रहा हूँ नॉर्मल। ये आपके सामने दिख रहा है, दैट इज नॉर्मल। ठीक, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ है बेटा, सबको ऑब्जेक्ट दिखने लगा। यस सर। अब देखो बेटा, मैं यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट कर रहा हूँ इंटरफेस पे, ये जो बाउंड्री है उस पर मैं कहीं यहाँ पे व्यवस्था बना के लिख देता हूँ, ये है बाउंड्री। तो बाउंड्री सबको दिख रहा है बेटा। बेटा यहाँ पे हमारे पास टाइम तो है ना, ऐसा तो नहीं कि टाइम कम हो गया है, आ गया, बॉडी आ गई, 4 मिनट 3 4-5 हाँ मिनट 4 मिनट का टाइम। चलो इसको जल्दी से पूरा कर लेते हैं। तो बेटा ये जो O है दैट इज ऑब्जेक्ट, वहां से मैंने एक इंसिडेंट डाला अपने बाउंड्री पे, तो देखो कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा। थोड़ा सा सीधी लाइन खींचना है, थोड़ी सी दिक्कत रहती है, थोड़ा सा आप समझिएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से लाइट रे से करता हूँ। ये बेटा आपको इंसिडेंट लाइट रे दिख पा रहा है क्या, ये बेटा इंसिडेंट लाइट रे सबको दिख रहा है क्या? Yes, sir. ओके, तो अब बेटा ये मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल डाला, ये भी सीधा ही होना चाहिए, ऐसी बात है।
ऑलमोस्ट सीधा है। इस बेटा नॉर्मल को मैंने N1 कहा और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट को मैंने P1 कहा। अब सोचो रिफ्लेक्टेड लाइट रे कैसी होगी, क्या लगता है बेटा, ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी या उससे दूर जाएगी? बताओ बेटा। दूर जाएगी। दूर जाएगी। दूर जाएगी। हाँ बहुत सही बेटा, तो ये ऐसे चलेगी। अच्छा आपने ध्यान दिया इस बात का कि ये जो एंगल है, ये अगर मैं इसको I1 बोलूं तो ये जो R है यहाँ वाला, या इसको मैं R1 ही बोल देता हूँ, तो क्या आपको नहीं लगता कि I1 से R1 बड़ा है? यस सर। अच्छा एक और हाँ, सर और एक और ध्यान देना, अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं ऊपर और नीचे, अगर ऊपर और नीचे स्नेल्स लॉ लगा दूं तो ऐसा कुछ स्नेल्स लॉ दिखेगा कि म्यू डेंसर की तरफ साइन I1 दिखेगा और रेयरर की तरफ क्या दिखेगा बेटा, साइन R1 नहीं दिखेगा। सही बेटा। अब देखो म्यू यस म्यू आर और म्यू टू तो कांस्टेंट है, इसका मतलब साइन आई और साइन आर प्रोपोर्शनल हुआ, इसका मतलब I1 और R1 जो है वो प्रोपोर्शनल हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं I1 को बढ़ाता जाऊंगा मेरा R1 क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बताओ बेटा सही है? यस सर। तो देखो मैं एक बार, हाँ एक बार मैं और बढ़ाता हूँ, जरा इसको देखेंगे। इस बार मैंने एक और पॉइंट लिया और बढ़ाया, इस बार बेटा मैंने कुछ और एंगल की बात करी और एंगल थोड़ा सा बढ़ाया और इस वाले नॉर्मल को मैंने N2 कहा और पॉइंट को P2 कहा। अब देखिए बेटा, अब बताइए कि क्या लगता है कि ये जो एंगल है, अभी अगर मैं इसको I2 कह दूं तो I1 से बड़ा है या छोटा? बड़ा है। बड़ा। तो अब बताओ क्या यहाँ से जो R होगा वो R1 से बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। बड़ा। अभी हमने देखा ना कि भाई I और R प्रोपोर्शनल है, तो I2 अगर बड़ा हुआ तो R2 भी जाहिर सी बात है बड़ा होगा। अब ध्यान देना बेटा, मैं I1 से I2 थोड़ा सा बढ़ाया लेकिन R1 से R2 बहुत बढ़ गया, दिख रहा है ये? अब सोचो मैं अगर आगे I और बढ़ाऊं तो R2 और बढ़ेगा और मैं जानबूझ के I इतना बढ़ा दे रहा हूं कि R2 बढ़ के 90 डिग्री हो जा रहा है। और ये कहानी देखने के लिए हम रिकनेक्ट फिर से होते हैं, मैं आपको नया कनेक्शन के लिए लिंक भेजूंगा और आप कनेक्ट होइएगा, फिर हम बात करते हैं आगे। ठीक है बेटा, फिर से रिकनेक्ट हो जाइए। अब लोग आते जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते बेटा। सबको स्क्रीन आगे बेटा दिखने लगी, सबको स्क्रीन? यस सर। अब देखो बेटा यहाँ पे मैं जानबूझ के अब की बार क्या करता हूँ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अभी I1 से बढ़ा के I2 करा ना, मैं अब की बार इतना ज्यादा बढ़ाता हूँ, अब की बार इतना ज्यादा बढ़ाता हूँ कि जो अब की बार इतना ज्यादा बढ़ाता हूँ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इतना हो जाए कि जो R1 बढ़ के R2 हुआ, अब ये R2 बढ़ के 90 डिग्री हो जाए। जरा ये कहानी देखो क्या हो जाएगा, ये वाली। बेटा ये वाला जरा इंसिडेंट लाइट रे को देखो, अभी जो मैंने इंसिडेंट लाइट रे जो है डाला है, इसके लिए ये वाला नॉर्मल रिएक्शन का नॉर्मल रिएक्शन कर रहा हूँ। नॉर्मल जो है उसको मैं N3 कहा और पॉइंट को मैंने कहा P3। अब बेटा ये देखना कि इस समय मैंने चूंकि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया है कि जो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो कुछ ऐसे हो गया। तो ये बेटा एंगल जो होगा, अगर मैं इसको R3 कहूँ तो क्या ये सबको 90 डिग्री दिख रहा है? यस सर। अच्छा देखो R1 से थोड़ा बढ़ा R2, R2 से थोड़ा बढ़ा R3। अच्छा अब एंगल पे देखना, I1 से थोड़ा सा बढ़ा I2 और I2 से बढ़ के ये वाला एंगल आ गया और इसी वाले एंगल को मैं थीटा C बोल दे रहा हूँ।
थीटा सी, यानी यहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन आ गया। क्रिटिकल कंडीशन क्यों? क्योंकि बेटा देखो अभी तक तो मैंने रिफ्लेक्शन को देखा ही नहीं। बेटा सबको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना? यस सर। मैंने रिफ्लेक्शन को यस अभी मैंने सर। हाँ बहुत सही। अभी मैंने रिफ्लेक्शन को देखा ही नहीं। अभी मैं किसको देख रहा हूँ? रिफ्रैक्शन को। अब सोचो रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है, वो तो हो ही रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट है उसको भी मैं रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश में हूँ। सोचो कि अगर रिफ्रैक्शन पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट अपने आप हो जाए तो होगा क्या? रिफ्लेक्शन ऑलरेडी मौजूद है, रिफ्रैक्शन हो सकता था, रिफ्लेक्शन होने के बजाय वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट रिफ्लेक्शन में बदल गया। तो एक ओरिजिनल रिफ्लेक्शन था ही और अभी रिफ्लेक्शन भी रिफ्लेक्शन बन गया, तो टोटल क्या होने लगेगा? टोटल होने लगेगा रिफ्लेक्शन। और कहानी ये देखो क्या हो रहा है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है भाई कि आप जब किसी बाउंड्री पे इंसिडेंट हो तो दूसरे मीडियम में जाओ तभी तो कहेंगे। लेकिन अभी देखो जरा P3 पॉइंट पे क्या हो रहा है कि लाइट एक तरफ से तो आ रही है लेकिन दूसरी तरफ वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं बल्कि उसके पैरेलल चली जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई लाइट दूसरे मीडियम यानी रेयर मीडियम में निकल ही नहीं रही है। इसका मतलब यहाँ से हम रिफ्लेक्शन को बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अब बेटा जरा थीटा सी को हम जरा देख लेते हैं, थीटा सी क्या होगा। थीटा सी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वही स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं यहाँ पे। तो स्नेल्स लॉ अगर मैं लगाऊं बेटा तो क्या हो जाएगा? ये म्यू रेयरर, म्यू रेयरर में आपने देखा बेटा एंगल क्या था? आर, दैट वाज 90। और डेंसर में क्या था? साइन थीटा सी। ना। तो यहाँ से बेटा अगर मैं साइन 90 की बात करूँगा कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं म्यू डी साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू रेयर, इसलिए साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर ना। या अगर कोई कहे कि थीटा सी पूरा थीटा सी निकालो तो ये भी बोल सकते हैं। थीटा सी क्या हो जाएगा? उस तरफ साइन जाएगा तो आ जाएगा साइन इनवर्स म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। बेटा पहले तो ये कि ऐसा नहीं कि आगे जो है कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अभी कॉन्सेप्ट है। लेकिन हाँ ये वाला जो एंगल की वैल्यू है ना ये आपको याद रहती है। कितना आ गया है? थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। अब ये जो एंगल है थीटा सी इसी को मैं आगे जाके क्या बोलने लगूंगा? क्रिटिकल एंगल। तो बोलूंगा आगे लेकिन अभी हम लिख लेते हैं ये है क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल की कहानी बेटा मैं फिजिक्स में अक्सर बोलता हूँ क्योंकि क्रिटिकल के एक तरफ कोई और कहानी होती है दूसरी तरफ कोई और कहानी होती है। देखो कैसे, देखना। अब मैं क्या करता हूँ, अब जानबूझ के ये जो थीटा सी है इसको मैं और बढ़ाता हूँ। बढ़ाते हैं, ये देखो अब की बार ये जो लाइट रे है मैंने P4 पॉइंट पे इंसिडेंट करा, P4 पॉइंट। और ये जो लाइन है ये है नॉर्मल, इसको बोल दिया N4। अब क्या लगता है बेटा अगर मैं सर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब मैं अगर इसकी कहानी मानूं, इसकी कहानी कि भाई मैंने I बढ़ाया तो R बढ़ना चाहिए, तो बढ़ाते हैं जरा। तो यहाँ पे देखो आप अभी अगर R की बात करें तो R थी तो 90 था और अगर अब बढ़ा तो बेटा ये तो ऐसे चला जाएगा ना। देखो ये वाला हो जाएगा R4 जो कि किससे बड़ा है? 90 से। और क्यों बड़ा होना चाहिए? देखिए R1 से बढ़ाया R2, R2 से बढ़ाया R3, तो अब जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाएंगे तो R4 भी तो बढ़ जाएगा, अब वो 90 से बड़ा हो जाएगा। अच्छा ये एंगल देखना जरा, I1 से बढ़ा I2, I2 से बढ़ा I थीटा। अब ये जो एंगल होगा अगर मैं इसको I3 कह दूं तो क्या लगता है I3 थीटा सी से बड़ा होगा या छोटा? ये जो बड़ा होगा। बड़ा होगा। बेटा ये वाला जो एंगल है अगर मैं इसको बोल दूं I, अभी मैं इसी एंगल का यूज करने वाला हूं तो ये क्या लगता है? थीटा सी से बड़ा है या छोटा? बड़ा है। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तो बड़ा। रिफ्लेक्शन होने लगा, लेकिन रिफ्लेक्शन की कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? यहाँ से। इसके इस तरफ नहीं, इसके इस तरफ रिफ्लेक्शन होता था लेकिन इसके इस तरफ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे टोटल क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। टोटल सर रिफ्लेक्शन। हाँ सर आजम को हाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। कौन आ गए? आजम आजम, चार लोग। मोहम्मद आजम। हाँ, 4 लोग आ चुके हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ पे टोटल क्या हो गया? यहाँ पे टोटल रिफ्लेक्शन हुआ।
टोटल रिफ्लेक्शन होगा। अब टोटल रिफ्लेक्शन में क्यों कह रहा हूँ, टोटल जो बोल रहा हूँ ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पहले रिफ्रैक्शन था, लेकिन ये कन्वर्ट हुआ किसमें, रिफ्लेक्शन ना। इसलिए जो भी रिफ्लेक्शन का पार्ट था वो भी चूंकि रिफ्लेक्शन बन गया, और पहले से जो रिफ्लेक्शन था ही, ये सब मिला जुला के क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। अब सोचो, देखो ये डेंसर मीडियम में ही केवल हो रहा है यहाँ, इसलिए टर्म जोड़ दिया है इंटरनल, ये डेंसर का इंटरनल मामला है, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पर कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा। यस सर। और सोचो एक बार रिफ्लेक्शन होने लगा तो क्या होगा, तो देखो रिफ्लेक्शन डेंसर की तरफ ही होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज दिस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज दिस, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। इक्वल। ठीक है, तो सोचो टीआईआर होने के लिए क्या होना चाहिए, टीआईआर होने के लिए जरूरी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अगले पेज पे लिख लेता हूँ, इसमें कंडीशन लिखते हैं, फॉर टीआईआर, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस that is I should be greater than equal to theta critical। बताओ बेटा आप इससे एग्री हो। यस सर। अब देखना जरा I, यस मैंने सर। दोनों तरफ साइन लगा दी बेटा। कंडीशन क्या हो गया कि अगर आपको TIR देखना है तो I दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी ना। अब दोनों तरफ अप्लाई कर लेता हूँ साइन, इसलिए साइन I शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा सी, नहीं बेटा। सो बेटा किसी का माइक ऑन रह गया है, माइक ऑफ कर लें। माय डियर किसी का माइक ऑन रह गया है। सर तनवीर है, सर तनवीर है। बेटा तनवीर अपना माइक ऑफ कर लीजिए। सही बेटा, तो साइन आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा सी। बेटा आपने अभी वैल्यू देखी थी, देखो पीछे पेज पे, ये साइन थीटा सी आप देख रहे हैं, ये साइन थीटा सी, ये कितना है बेटा, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। सही है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन थीटा सी कितना था बेटा, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। तो ये आ गई पूरी कहानी कि भाई टीआईआर के लिए क्या होना चाहिए। बताओ बेटा, ये समझ में आ गया। यस सर। हाँ, तो कंडीशन है कि अगर टीआईआर होना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के बराबर भी होगा या उससे बड़ा होगा, तब तो टीआईआर होगा। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल थीटा सी से छोटा हुआ तो उसमें क्या होगा, उस समय टीआईआर नहीं होगा, उस समय रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। लेकिन एक बार अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल को क्रॉस कर गया तो केवल केवल क्या होगा, टोटली रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर टोटली रिफ्लेक्शन होगा तो उसके लिए मेन फॉर्मूला हुआ साइन आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। अदरवाइज क्रिटिकल की बात करें तो क्रिटिकल साइन थीटा सी है, दैट इज म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। ठीक है बेटा। यस सर। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हमको देखना है, तो एक आध में क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं दो क्वेश्चन देखा हूँ जो अगर हम कर ले तो हमारा काम चल जाए। तो इसका क्वेश्चन हो सकता है बेटा फैजान आ गए कि नहीं। बेटा सबको मेरी आवाज आ रही है। नहीं आए हैं सर, नहीं आए हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वेटिंग में लगे हुए हैं, देख लीजिएगा। बेटा सबको ये क्वेश्चन दिखने लगा। बेटा सबको ये क्वेश्चन दिख रहा है।
Yes, sir. हाँ देख लो जरा ये क्या Yes, है। sir. ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम इफ द लाइट इंसिडेंट इन वैक्यूम मेकिंग एंगल इक्वल टू ट्वाइस द क्रिटिकल एंगल। बेटा क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? Yes, sir. लिखा क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम mu is equal to 2 if light is incident in vacuum। तो भाई इसमें ये बोला है, यहाँ तक की जो कहानी बोला वो तो ये बोला है कि भाई एक बाउंड्री है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, वैसे तो वो कुछ और बोला। लिखा है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम mu इक्वल टू 2। बेटा यहाँ पे mu इक्वल टू 2 है और इसी में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है। लाइट इंसिडेंट इन वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम में इंसिडेंट, वैक्यूम मतलब एयर, तो यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है। तो कुछ ऐसा हुआ बेटा कि इधर से आया इंसिडेंट लाइट रे, ये इंसिडेंट रे है, और यहाँ पे चूंकि डेंसर है ऊपर तो ये ऐसा कुछ जाएगा, ये हुआ आर ना। तो ये कहते हैं आर क्या होगा ये बताओ, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम। ठीक है, if the light is incident in vacuum making an angle equal to the twice the critical angle। तो इन्होंने बोला भाई ये जो एंगल है इंसिडेंस, ये क्या है, twice of the critical angle ना, making an angle equal to twice of the critical angle। बताओ बेटा ये समझ में आ गया? यस सर। अब सोचो, Yes, sir. हाँ अभी सोचो कि हम किधर से किधर जा रहे हैं, हम क्या रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहे हैं अभी, मतलब जो दिया हुआ है। Yes, sir. अच्छा, तो इसमें हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, लिखते हैं बाई स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ। तो हमारे लिए बेटा ये हुआ म्यू इंटू साइन आर इज इक्वल टू म्यू, नीचे वाले में है 1 इंटू साइन, साइन आई लिखूं या 2 थीटा सी, एक ही मतलब है, यही हुआ बेटा। तो मिला जाए, हाँ हाँ चाहे दोनों में से कोई लिखो, क्योंकि मैंने आई इक्वल टू 2 थीटा सी लिखा है ना, तो उससे वो भी चलेगा। तो साइन आर जो हुआ वो हुआ साइन आई को लिख सकता हूँ 2 थीटा सी अपॉन 2। बताओ बेटा सही है? तो बेटा आर मेरा आ गया, लेकिन अभी कैसे आ गया, अभी तो थीटा सी हमको मालूम नहीं है। तो सोचो थीटा सी कोई ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं कि भाई हम थीटा सी याद रखें कि ऐसा हो तो ये होगा, वैसा हो तो वो होगा। तो सोचो कैसे हम थीटा सी बताएंगे। तो बेटा थीटा सी बताने के लिए हमको यही करना पड़ेगा ना, इसी सेम कंडीशन में ऊपर जो मीडियम है उस वो डेंसर है, नीचे वाला रेयर है, तो हमको लाइट इधर से इधर लाना पड़ेगा। बताओ सही है? यस सर। अगर मैं इधर से इधर लाता तो ऊपर होता डेंसर मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता बेटा 2, और नीचे होता रेयरर मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता 1, और यहाँ पे क्या होता TIR हो सकता था। तो उस केस में अगर मैं साइन थीटा सी निकालूं, साइन थीटा सी निकालूं, तो फॉर्मूला याद है बेटा, म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। Yes, sir. इसका मतलब ये कितना हुआ, म्यू रेयरर हुआ 1, डेंसर हुआ 2, तो ये 1/2 हुआ। सही है? तो थीटा सी, यस सर। थीटा सी, थीटा सी कितना हुआ, तो थीटा सी हुआ 30 डिग्री बेटा ना। यस सर। तो क्या आगे कहानी सॉल्व हो गई? तो साइन आर हमसे पूछा था, ये हो गया साइन 60/2। तो साइन 60 की बात करें तो कितना हुआ बेटा, √3/2, और हो गया √3/4 क्योंकि नीचे 2 है। सही है? बताओ बेटा जल्दी से बताओ, यहाँ तक सही है? Yes, sir. तो आर आर हो गया साइन इनवर्स √3/4। बताओ आंसर आ गया? यस सर। ये हो गया आंसर। तो बेटा समझ में आया कि मैं कैसे बात करा कि भाई क्रिटिकल एंगल का दुगुना होना चाहिए, और फिर हम क्रिटिकल एंगल कहाँ से लाए। सेम कहानी है, उसने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल दिया। तो चालाकी से इसलिए बोला ना क्योंकि पहले वो रेयरर से डेंसर में पूछ रहा था कि रेयरर से डेंसर में कहानी है, नीचे क्रिटिकल है, तो हम सोचेंगे यार क्रिटिकल है तो उसको डेंसर से रेयरर में आना चाहिए। नहीं, आप क्वेश्चन को पढ़ें, उसने ये बोला था कि भाई म्यू इक्वल टू 2 में आर कितना होगा जब इंसिडेंस कहाँ से हो रहा है, जब इंसिडेंस हो रहा है म्यू इक्वल टू 1 से। और वो इंसिडेंस एंगल जो है उसने उल्टा करके क्रिटिकल एंगल से दिया कि जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल का दुगुना होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन में तो आर क्या होगा ये बताओ। तो हमने बेटा थीटा सी देखा क्या होगा, थीटा सी देखने के बाद हमने इस वजह से उसको लगाया और सॉल्व कर दिया। बेटा क्वेश्चन की टेक्निकलिटी को आप समझ पा रहे हो? Yes, sir. हाँ, तो वो छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन उसने थोड़ा सा ट्विस्ट करा था, तो मुझको लगा कि इसको कराना चाहिए, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे।
आगे बात करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन अच्छा सा हो सकता है। अब बेटा प्रिंटेड क्वेश्चन में एक सेकंड, प्रिंटेड क्वेश्चन में अगर मुझको नहीं दिखेगा तो मैं ऐसे ही करा दूंगा। दो क्वेश्चन करा रहा हूं। बेटा ऐसा प्रिंटेड क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा नहीं है, मैं ऐसा क्वेश्चन बना देता हूँ। तो उसने बेटा एक क्वेश्चन ऐसा बोला है, इसमें ऐसे बोला है कि एक पॉन्ड है, ये पॉन्ड है, नीचे पानी होगा, ऐसे कुछ करके पानी होगा, तो नीचे एक फिश है, ना ये फिश है। तो बोलते हैं कि आप ये बताओ कि पॉन्ड के सरफेस का वो एरिया कितना होगा जिसके भीतर हमको फिश तो दिखेगा पर जिसके बाहर नहीं दिखेगा, या ऐसे बोलते हैं कि मैक्सिमम एरिया ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड इन विच फिश कैन बी सीन बाय एन ऑब्जर्वर। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैक्सिमम एरिया ऑन surface of pond in which any observer can observe the fish। बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। ये हाइट हमको दिया जाएगा 10 मीटर और जो नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो दिया जाएगा 3/2 या 3/2 के से अच्छा मैं दे दूँ 5/2। हालांकि ये आंसर एकदम स्ट्रेट आएगा, मतलब स्ट्रेट का मतलब एकदम साफ सुथरा आएगा, ये क्लियर नहीं है। बताओ बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया? ऊपर एयर होगा, जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी कहानी है कि पॉन्ड है तो मतलब तालाब है तो ऊपर हवा होगा, नीचे पानी होगा। बताओ बेटा क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि क्या बोला गया है? यस सर। अब देखो बेटा, ये देखा क्यों जाता है, ये जो फिश है वो कैसे देखा जाएगा, क्या तरीका होता है देखे जाने का? तो तरीका बेटा बहुत सिंपल सा है। देखो, अगर लाइट रे ऐसे गया, अगर लाइट रे मान लो ऐसे गया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये थोड़ा सा अगर ये ऐसे आया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन डेंसर एरिया में जा रहा है बेटा, तो नॉर्मल थोड़ा दूर जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो बेटा ये जो ऑब्जर्वर होगा अगर यहाँ है तो देख पाएगा, क्योंकि लाइट रे कहाँ से आ रही है? फिश की तरफ से। तो इस कंडीशन में जो ऑब्जर्वर वो फिश को देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है बेटा? देख पा रहा है। बताओ सही है यहाँ तक? यस सर। लेकिन बेटा Yes, sir. ऐसा कब तक होगा? देखो मैं सबसे आखिरी वाला ये लाइट रे खींच रहा हूँ, जरा देखना इसके बाद होता है क्या। यहाँ पे जब मैंने इंसिडेंट कराया तो मैंने कुछ जानबूझ के ऐसा इंसिडेंट कराया कि जो नॉर्मल रिएक्शन है उस पे ये एंगल जो है ये है क्रिटिकल एंगल। अगर बेटा ये क्रिटिकल एंगल होगा तो इसका मतलब यहाँ से जो लाइट रे जाएगी अब ये पैरेलल चली जाएगी ऐसे, यानी ये ये पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं पी कह दूं तो ये पॉइंट है जिसके इस तरफ तो लाइट रे बाहर निकल के आएगी, लेकिन इसके इस तरफ कोई भी लाइट रे बाहर नहीं निकल के आएगी। बताइए समझ पा रहे हो? Yes, sir. बेटा इसके इस तरफ दिखा रहा हूं मैं, इसके इस तरफ, यहाँ पे अगर मैं इस लाइट रे को
लेके आऊँ, इस लाइट रे को मैं बाहर लेके आऊँ तो ये नहीं आ पाएगा बाहर। अब इसको थोड़ा समझ लीजिएगा बेटा यहाँ से, ठीक है। ये वाला लाइट रे क्या होगा, ये वाला तो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बेटा इस तरफ की कहानी क्या है, इस तरफ लाइट रे बाहर नहीं आ रहा है, लिख लिया मैंने नो इमर्जेंट ऑफ रे। लेकिन बेटा इसके इस तरफ लाइट रे बड़े आराम से बाहर आएगा। तो होगा क्या कि ये वो रीजन होगा, ये वाला, ये वो रीजन होगा जिस रीजन में लाइट रे बाहर आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा। अच्छा सेम कहानी देखो पी बेटा, अगर ध्यान से देखो मैं बोल दिया कि सपोज दैट ये डिस्टेंस है आर इतना, तो क्या बेटा इसके इस तरफ भी हमको वैसे ही पी पॉइंट मिलेगा, क्योंकि जैसी कहानी हमने इस लाइट रे के, इसको मैंने नॉर्मल बोल दिया, तो इस नॉर्मल की जो राइट साइड मैंने अभी देखी है, वैसे सेम कहानी तो मैं इसके इस तरफ भी देख सकता हूँ, लेफ्ट साइड में भी, यानी इस रीजन में भी। इस रीजन में भी तो लाइट रे ऐसे ही आएगा और जाएगा, जैसे ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा, दिख जाएगा। लेकिन पी के आगे अगर जाएगा ऐसे तो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो पी है वहां पे भी ऐसी कहानी होगी। तो बेटा नॉर्मल के जितना इधर उतना इधर, यानी इधर भी हमको कितना दिखेगा, आर डिस्टेंस दूर तक के बीच में। तो बेटा ये आप सर्कुलर रीजन आप देख पा रहे होंगे, ये रीजन, ये रीजन, क्या आपको सर्कुलर रीजन ऐसा दिख रहा है जिसके भीतर से तो लाइट रे बाहर आएगी, लेकिन जिसके बाहर से लाइट रे बाहर, मतलब जिसके ये जो रीजन दिख रहा है इसके भीतर से अगर कोई लाइट रे नीचे से आई तो बाहर तो निकल जाएगी, लेकिन जो इसके बाहर से लाइट रे आएगी वो तो भीतर ही रह जाएगी। तो क्या लगता नहीं कि इसी रीजन में जो मैंने अभी कलर का बनाया है आर रेडियस का, उसी रीजन से आपको लाइट रे बाहर निकलता हुआ दिखेगा, बताओ हाँ है ना। यस सर। इसका मतलब हमको इस लाइट इस रीजन का एरिया बता देना है। एक सर्किल है जिसका रेडियस आर है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका अगर एरिया बताना हो, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बताओ बेटा सही है। यस सर। भाई आर, आर तो हमको नहीं मालूम है, आर को निकाल लेते हैं। तो बेटा आर के लिए देखना जरा, मैं ये जो फिगर है उसमें ये दिखा देता हूँ कि आपको ये वाली जो लाइन थी ये 10 की दी हुई थी। अच्छा थीटा सी आपको मालूम होता है, एक बार थीटा सी मालूम चल जाए, देखो ये वाला है थीटा सी, एक बार ये मालूम चल जाए थीटा सी, तो क्या लगता है थीटा सी ये वाला एंगल हो जाएगा। ये मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफाइड कर देता हूँ, ये वाला एंगल देखना जरा, क्या ये वाला एंगल थीटा सी होगा बेटा, ये वाला एंगल थीटा सी हो जाएगा। यस सर। अब राइट एंगल ट्रायंगल में देखो बेटा ध्यान से जरा, ये हमको मालूम है, ये हमको बताना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया। सबको दिख रहा है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। यस सर। हाँ तो मैं उसको अलग से बना देता हूँ, देखो कुछ ऐसी कहानी होगी। ये लाइन दिया हुआ 10 मीटर का, ये लाइन ये याद होगा P है, ये नॉर्मल वाला लाइन था, ये वाला मैंने R बता दिया, ये वाला जो लाइन है उससे ये एंगल है हमारा थीटा से, तो हम R बता नहीं देंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, ये वाला राइट एंगल है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, थीटा सी लिखते हैं साइन थीटा सी, वो कितना हो जाएगा भाई, म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। अब रेयरर कौन है बेटा, एयर दिख ही रहा है, तो रेयरर हो गया 1 और डेंसर क्या हो गया 5/2 ना, 5/2। तो 2/5 हो गया। तो बेटा साइन थीटा सी इज इक्वल टू 2/5। अब यहाँ पे साइन थीटा सी निकाले थे बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर है आर, बेस है 10, तो हाइपोटेनस क्या हो गया, इसको मैं ओ कह लेता हूँ, तो ये हाइपोटेनस हुआ, ये हुआ कितने के बराबर, आर स्क्वायर प्लस 100। बताओ सही है, बताओ सही बेटा। यस सर। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, साइन थीटा से कितने के बराबर हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा आर, हाइपोटेनस कितना है आर स्क्वायर अपॉन 100। बताओ बेटा एक इक्वेशन बन गया। यस सर। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये है इक्वेशन, ये दिख रहा है बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो एक हो गया 5r, दूसरा हो गया 2 टाइम्स ऑफ रूट आर स्क्वायर प्लस 100। बेटा ये सबको कहानी समझ में आ रही है, कुछ लोग यस नो तो बोल रहे हैं, बाकी सबकी हवाइयाँ उड़ी हुई है। बताओ बेटा आ रही है सर। आ रही सबको समझ में, मैं क्या कर रहा हूँ,
भाई जल्दी Yes, sir. जल्दी बोलोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? जल्दी बोला करो, बताया करो कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया तो हो गया 25r², इस तरफ हुआ 4 और ये रूट है वो चला जाएगा r² + 100। अब सॉल्व कर लेंगे बेटा, 25 - 8 तो 21r² इधर दिख जाएगा, इधर दिख जाएगा 400। सही है, तो r² क्या दिख जाएगा 400/21। r क्या दिख जाएगा 400/21 का रूट, इसका मीटर। अभी जो बेटा r आएगा, इस r को आप चाहो तो रख लो। अच्छा ये r² हमको सॉल्व करना, हमको मैक्सिमम रीजन सॉल्व करना था, तो हमारा आंसर है एरिया ना πr²। तो इतना कुछ सॉल्व कर क्या क्यों करते हैं, मैं लिख देता हूँ सीधा मैक्सिमम एरिया दैट इज πr²। बेटा हमने ऊपर लिखा था ना, तो ये r² हम यहाँ पे ला के रख लेते हैं। तो पाई हुआ 3.14 और r² कितना हुआ बेटा 400/20 आ गया मीटर स्क्वायर। बताओ बेटा सबको समझ में आ गया? Yes, sir. बताते रहे बहुत से। किसी को कुछ पूछना है या आगे बढ़ो? नहीं पूछूंगा। एक 9 मिनट का हमारे पास वो आ गया, मतलब 9 मिनट के बाद हमारा क्लास ओवर हो जाएगा। चलो एक आगे क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। जितना हम कर पाएंगे बेटा इसका कर लेंगे, अगर कुछ रह जाएगा तो हम अगली क्लास में कल मिलेंगे तो कर लेंगे। दो क्वेश्चन बेटा, एक तो मैं आपको घर के लिए दूंगा, क्या पता ये वाला भी जो हम करें ये भी घर का ही हो जाए। ये दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो ये। बेटा ये सबको क्वेश्चन दिखने लगा? Yes, sir. Yes, sir. एक ये क्वेश्चन और एक और मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्योंकि इतने कम टाइम में तो शायद हम क्वेश्चन ही पढ़ पाए। तो आपके पास रहेगा क्वेश्चन तो आप देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन जाहिर सी बात आज नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा होगा आपको और क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा। सही बेटा, दिख रहा है सबको? Yes, sir. जो हो जाएगा वो Yes, हाँ, जो sir. हो जाएगा वो सही सही, नहीं होगा तो हम कल करेंगे। तो बेटा 11 नंबर क्वेश्चन तो आप घर से एकदम करके आइएगा, ठीक है? और फिर मैं मिलूंगा कल, तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या है, कैसे है, या कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। याद है हमने स्लैब को लेके कई सारे क्वेश्चन करे, जैसे वो याद होगा कि नहीं, एक प्लेन मिरर को लेके करा था, एक कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, उसको लेके करा था। फिर जो ग्लास स्लैब होता है उस कैसे शिफ्ट देता है ये हमने देख लिया था। सिल्वर्ड कंडीशन में क्या होता है वो हमने देख लिया था। लेकिन ये वाला थोड़ा सा अलग है, इस टाइप के भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से सही होते हैं, मतलब करने चाहिए, बड़ा आसान होता है। तो बेटा मैं 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सब लोगों को दिख रहा है? Yes, sir. हमारे पास 7 मिनट 22 सेकंड है, तो इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो देखो बेटा क्वेश्चन में ये लिखा है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ अ ग्लास रॉड प्लेस्ड इन एयर। तो ये बेटा ये जो तुमको पूरा का पूरा दिख रहा है ये सिलेंडर टाइप का, उसको बोलते हैं ग्लास रॉड। इसको क्या बोले, ग्लास रॉड। जैसे ग्लास रॉड होगा ना, तो ग्लास रॉड का थोड़ा सा पार्ट तुमको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो सिलेंडर दिख रहा है दैट इज ग्लास रॉड। फिर बोला है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, जो कि एयर में रखा है वो तो दिख ही रहा है। सो दैट द लाइट एंटरिंग थ्रू द फ्लैट सरफेस ऑन द रॉड ऑफ द रॉड डज नॉट क्रॉस द कर्व सरफेस ऑफ द रॉड। कहते हैं कि एंड क्या होना चाहिए, सो दैट द लाइट एंटरिंग थ्रू द फ्लैट सरफेस, जो फ्लैट सरफेस से लाइट आ रही है, डज नॉट क्रॉस द कर्व सरफेस ऑफ द रॉड। कहते हैं कर्व सरफेस को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ऐसे केस में हमको बात बताना है, ठीक है? अब बेटा देखो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, अब देखो बेटा यहाँ Yes, sir. हाँ, बहुत सही, बहुत कट के तो आ रहा है लेकिन फिर भी आ रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर
इसकी बात करके देखना बेटा, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि बेटा ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसमें आई और आर, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, सही ना। यस तो सर। ग्लास का Yes, रिफ्लेक्टिव sir. इंडेक्स n है और एयर का हमको मालूम है 1 होता ही है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। वन। तो अगर हम बात करें फ्लैट सरफेस के लिए तो लिखते हैं फॉर फ्लैट सरफेस। तो फ्लैट सरफेस के लिए वही स्नेल्स लॉ लगाते हैं, लिखते हैं बाई स्नेल्स लॉ। बेटा आई और आर पे लगाता हूं तो लिखता हूं मैं एयर का 1 साइन आई, सही बेटा, इज इक्वल टू म्यू टाइम्स, म्यू मतलब यहाँ पे एन दिया है, एन इंटू साइन आर। तो बेटा यहाँ तक सही है। यस सर। अच्छा, अब देखो बेटा ध्यान से, तो ये जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस पे टी आई आर हो रहा है, कहा है ना कि लिखा है द लाइट एंटरिंग थ्रू द फ्लैट सरफेस ऑफ द रॉड डज नॉट क्रॉसेस द कर्व सरफेस। अगर कर्व सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा है इसका मतलब यही तो हुआ कि वहां पे टी आई आर हो जाएगा। यस सर। अच्छा, टी आई आर के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आर होना चाहिए, आर डैश, सॉरी आर डैश होना चाहिए, वो थीटा सी से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो बेटा बड़ा होना चाहिए। आर डैश को थीटा क्रिटिकल से क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए ना। यस सर। हाँ, तो आर अगर थीटा सी के बराबर होना चाहिए तो आर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब ये बराबर होगा थीटा सी के ना। ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जैसे ही आर डैश थीटा सी हो जाएगा तो भी तो बाहर नहीं निकलेगा, यही वो कहानी हो जाएगी जब बाहर नहीं निकलेगा। तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ बेटा, ये कहानी समझ में कि मैं क्या कह रहा हूँ। यस सर। मुझसे बहुत टाइम नहीं बचा हुआ है, तो मैं इसके लिए कहता हूँ फॉर टी आई आर ऑन कर्व सरफेस, r dash should be equal to theta sir, so sin r dash will be equal to sin theta c, और sin theta c क्या होता है फिर म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर, सही है यहाँ तक। यस Yes, सर। sir. तो sin r dash क्या हो जाएगा, म्यू रेयर मतलब 1, डेंसर मतलब n, तो सही है। एन। अब बेटा, यस सर। हाँ अब बेटा हम r और r डैश को रिलेट कर देंगे, और शायद वो आज हमसे रिलेट हो नहीं पाएगा क्योंकि टाइम नहीं बचा है। तो बेटा आगे मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। देखिए आपके सामने ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल सबको दिख रहा है बेटा, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ट्रायंगल सबको दिख रहा है। यस सर। इस ट्रायंगल में क्या आपको नहीं लगता कि r डैश प्लस r अगर मैं करूं तो ये क्या हो जाएगा 90, बताओ। यस सर। अगर ये समझ में आया ना भाई, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, Yes, sir. ये वाला एंगल 90 है, यस सर। r और r डैश 90 हुआ। तो यहाँ से देखो ये वाला जो रिलेशन है, इस ये वाला रिलेशन, यहाँ पे r दिख रहा है, यहाँ पे r डैश दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इन दोनों को ही हम आपस में रिलेट कर लेंगे। जैसे मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये r डैश को लिख लूंगा 90 माइनस r और दोनों तरफ साइन लगा दूंगा, तो साइन r डैश और साइन r आपस में रिलेट हो जाएंगे। पर थोड़ा सा आई हमको परेशान करेगा, तो उसके लिए अब हम कल की क्लास में मिलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 11 को अपने से ट्राई करके आइएगा, 10 में पूरा करूंगा और 11 नंबर आगे मैं आपको कल स्टार्ट से बताऊंगा। फिर भी आप 10 नंबर को अपनी तरफ से देख लीजिएगा, कुछ समस्याएं आएंगी वो आपको अभी दिख जाए तो ज़्यादा सही है, और क्वेश्चन नंबर 11 ये मैं कल कराऊंगा, ठीक है बेटा। ओके सर। हाँ, तो बेटा फिर मिलते हैं Okay, sir. कल के दिन। तो थैंक। कल के दिन में बेटा बता दूं आपको क्या करना है। आप जो है प्रिज्म जो है वो हम शुरू करेंगे और बहुत हद तक खत्म भी कर देंगे, तो आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा ना। तो ठीक है बेटा, फिर कल के दिन मिलते हैं और क्वेश्चन करने के बाद प्रिज्म स्टार्ट करते हैं। थैंक यू बेटा। बाय सर। पिंक वाला बस